ये मैंने आपको समझा दिया है, जो अभी अभी करवाया मैंने, ये मैंने यहाँ पे भी आपको ऐड ऑन किया हुआ है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, आप नोट्स के थ्रू इसको इजीली पढ़ सकें। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या कहता है, क्या कहता है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन? देखो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इक्विटी शेयर्स क्या है आपके पास 2 लाख है, दूसरा आपके पास रिजर्व दिया हुआ है, तीसरा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। ओके, नेक्स्ट जाता है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, इनका काम है हमें इनको ऐड करना है। दूसरा हमारे पास एसेट्स का काम है, हमें इनको ऐड ऑन करना है। तीसरा हमारे पास आपके पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इसमें तो ऑब्वियस ही बात है हम उसमें नहीं लेंगे, दैट्स इट। तो चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें अपनी सारी की सारी टोटल एसेट्स करनी थी। टोटल एसेट्स करने के बाद हमें क्या करना है, टोटल आउटसाइड जो लायबिलिटी है वो करना है। ठीक है, ये फिर इसमें से माइनस करेंगे। टोटल एसेट्स कितनी बनेगी? अब यहाँ पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग लेनी है, यस, बट आपको नीचे नजर आ रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन वैल्यूड कितनी है, 3 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे हम कितनी लेंगे, 3 लाख रुपीज लेंगे एज कंपेयर टू दिस वन नॉट इंक्लूडेड। प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी वर्थ कितनी होगी है, 60,000 की होगी है। ओके जी, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, गुडविल है, गुडविल की कितनी है, 40,000 है। क्या गुडविल दी हुई है? गुडविल में भी टेकन ऑन द 70,000, तो इसको हम 70,000 ही लेंगे। दैट मीन्स हमें जब मैंने आपको बताया ना कि अगर दोनों चीजें गिवन है तो आपको मार्केट वैल्यू को प्रेफर करना है। इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केट वैल्यू आपकी 30,000 है, ये कितनी है, 20,000 है, तो यहाँ पे हम 30,000 लेंगे। ओके जी, ये भी नहीं लेने। इन्वेंट्री कितनी है, 60,000 है। क्या इन्वेंट्री के बारे में बात की जा रही है, क्या इन्वेंट्री के बारे में बात की जा रही है? हमारे पास प्लांट एंड मशीन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया। अच्छा, 5,000 रुपये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल आर बैड। अच्छा, इन्वेंट्री मेरे को एज इट इज ले लेनी है 60,000। ट्रेड रिसीवेबल बच्चे कितने के थे, 80,000 रुपये के थे, उसमें से 5,000 रुपये क्या हो गए, बैड हो गए, मीन्स कि आपको पैसा उनसे रिसीव नहीं होने वाला, तो यहाँ पे 75,000 रुपीज़ बन गए। ठीक है, कैश एट बैंक के लेने वाले हैं हम 30,000। नेक्स्ट क्या है, इशू शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या लेंगे, नॉट इंक्लूडेड, राइट। इन सबका प्लस कर दो। ठीक है, अभी पहले आइटम लिख लेते हैं, देन उसका साथ बाद में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, यस हमने लेना है 15,000। नेक्स्ट क्या, ट्रेड पेबल है 86,000, ये भी लेना है हमें। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, वर्कमैन सेविंग अकाउंट है, देखो लायबिलिटी में आ रही है। ठीक है, तो हम इसको भी लेंगे 28,000। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, टैक्सेशन प्रोविजन है, ये भी हम लेंगे 12,000। तो इन सब का प्लस करते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हमारी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 15,000 प्लस के 86,000 प्लस के 28,000 प्लस के 12,000, तो ये हो गया 1,41,000। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं इन चीज़ों को, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख प्लस के 60,000 प्लस के 70,000 प्लस के 30,000 प्लस के 60 प्लस के 70 प्लस के 30, ये आ जाएगा 6,25,000। कितना आएगा, 6,25,000। अब मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 क्या था, आपको एसेट्स देखनी है जो कि मेरे पास कितनी आई है, 6,25,000 आई है, राइट। और स्टेप नंबर 2 मेरे पास क्या था कि मेरी जितनी भी लायबिलिटी है उनको माइनस कर देना है 1,41,000 में से, ये हमारी माइनस हो जाएगी। इनको माइनस करने के बाद 4,84,000 रुपये मेरे पास यहाँ पे आया। ये ऐसा पैसा है जो कि आपके इक्विटी के लिए बचा है, राइट। अच्छा, अब ये बताओ इक्विटी शेयर होल्डर है कितने? उन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 20,000 है, इनकी टोटल की वैल्यू ये। हमें वैल्यू से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पता होने चाहिए। ये कहते हैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, तो दैट्स इट, काम हो गया। इसको क्या करना है, 20,000 से हमें इसको डिवाइड करना है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 20,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 24.2 हमारे पास क्या आ जाएगा, पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पता है क्या क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि जो आपकी जो इक्विटी है ना, इक्विटी है वो डिफरेंट कैटेगरी से आएंगे। डिफरेंट कैटेगरी का मतलब क्या है कि एक तो आपके पास, अब देखो मैंने आपको कौन सा केस करवाया कि जब हमारे पास इक्विटी क्या है, इक्विटी हमारे पास फुल्ली पेड अप है। क्या है, फुल्ली पेड अप है। दूसरा मेरे पास केस आएगा, क्वेश्चंस में आएंगे कि आपके पास फुल्ली पेड अप भी गिवन है, फुल्ली पेड अप भी गिवन है, और आपके पास पार्टली भी गिवन है, पार्टली पेड अप है। ठीक है, और तीसरा केस क्या आ सकता है, तीसरा केस आ सकता है कि जो अगर यहीं से तीसरा केस बनेगा कि अगर पार्टली पेड अप आपको इमीडिएट करने हैं, इमीडिएट आपने कॉल करनी है या फिर आप इमीडिएट कॉल नहीं करना चाहते, तो दोनों के केस में थोड़ा सा फर्क है।
कहने का मतलब एक तो फुल्ली पेड अप का केस जो भी मैंने आपको करवाया जो सो सिंपल है कि अमाउंट जो आया उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। फुल्ली पेड अप का केस यही कवर हो जाता है। दूसरा जब अनफुल्ली पेड अप है उनकी ट्रीटमेंट अलग होगी कि इमीडिएट कॉल की जा रही है या फिर अनइमीडिएट कॉल की जा रही है, ठीक है, जिसकी थोड़े साल बाद उसको मंगवा लेंगे। फिर तीसरी केस आ जाएंगे कि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात की जाएगी कि प्रेफरेंस शेयर को इंपॉर्टेंस दी गई है, प्रेफरेंस शेयर को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, या फिर प्रेफरेंस शेयर को और उसके डिविडेंड को इंपॉर्टेंस दी गई है। ये केस मैं अभी आपको समझाती हूँ, सुनो। देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट क्लास ऑफ द इक्विटी शेयर गिवन है बैलेंस शीट में, मीन्स कि फुल्ली पेड अप भी है और आपका पार्टली पेड अप भी है। तो इस समय ट्रीटमेंट क्या होने वाली है, इस समय ट्रीटमेंट देखो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर को निकालना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल पेड अप कैपिटल लेंगे, मीन्स कि इस समय हम पूरी टोटल अमाउंट को लेंगे। ऊपर क्या लिया था, नंबर लिया था, पॉइंट भी नोटेड, और यहाँ पर क्या लिया जाएगा, कैपिटल लिया जाएगा, बाकी सारा सेम है। चलो एक इसका एग्जाम्पल करते हैं, देन उसके बाद आपको और आसान लगेगा, ठीक है। चलो एक सेकेंड, देखो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 10,000 के एक इक्विटी है, 20,000 का एक इक्विटी है, 40,000 के एक इक्विटी शेयर होल्डर्स। 10,000 वालों ने फुल्ली पेड अप कर रखी है, 20,000 वालों ने 10 में से 8 रुपए के पैसे दे रखे, मीन्स कि 2 अभी तक नहीं दिए। नेक्स्ट क्या, 48,000 वाले जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने 5 शेयर से 5 रुपये वैल्यू थी, 5 दिए, मीन्स कि यहाँ पे ये केस अलग है, इसको देखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले वही बात है कि हमें क्या करना है, हमारी टोटल एसेट्स निकालनी है, टोटल लायबिलिटी निकालनी है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस शेयर तो उसको भी माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको अब क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करेंगे, कैपिटल से डिवाइड करेंगे। चलो अब यहाँ पर देखो एसेट्स है 8 लाख है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, इट्स ओके, हमें ये माइनस भी करना है, तो 6,80,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि मेरे पास करंट एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स कितनी है, 3,50,000 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3,80,000 प्लस के 3,50,000, तो यहाँ पर हो जाती है 10,30,000। मैंने आगे क्यों नहीं किया, पता है आपको आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है, डिबेंचर ऑन डिस्काउंट है, ये इंक्लूड ही नहीं होते बच्चे, पता है आपको इस बात का, ये इंक्लूड ही नहीं होते तो हम इसको लेंगे नहीं, दैट्स इट। मेरे पास स्टेप नंबर 1 का अमाउंट आ गया है, स्टेप नंबर 2 को लेते जो कि मुझे माइनस करने, स्टेप नंबर 2 पे बढ़ो ऊपर, क्या लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 2 में लायबिलिटी है, लायबिलिटी को उठाओ, ये है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4,20,000 हो जाएगा, 4,20,000 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी यहाँ से कि ठीक है, अच्छा नीचे भी दिया होगा अमाउंट कुछ, द एसेट्स आर द वर्थ देयर बुक वैल्यू, उनकी बुक वैल्यू लेनी है जो कि हमने ले लिया। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ द 4,000 इज नॉट रिकॉर्डिंग इन द बुक एंड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर द 6 मंथ। ओ माय गॉड, पता है क्या कह रहा है, हमारे पास कुछ एक लायबिलिटी भी है जो कि 4,000 की है, जो कि हमने पे नहीं की। तो कहने का मतलब जो ये 4,20,000 रुपये मेरे पास हैं, इसमें 4,000 और ऐड होंगे, और ये कहता है कि जो डिबेंचर है ना, इसका इंटरेस्ट 6 महीने से पेंडिंग है। तो वही लायबिलिटी तो ये भी है, तो ये भी करना पड़ेगा। चलो लायबिलिटी को निकालते हैं। कहते हैं 1 लाख के डिबेंचर है, कहते हैं हाँ जी सर है, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलना था, 12% मिलना था, ये तो पूरे साल का है। उन्होंने कहा 6 महीने का नहीं मिला, तो हमने कहा 6/12 कर देते हैं। लो सर, हो गया सिंपल, कितना हो गया, 6,000 रुपये और खर्चा ऐड हो गया, और फिर कितना हो गया, 4,30,000 रुपये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई है। टोटल स्टेप नंबर 2 की अमाउंट कितनी आई, स्टेप नंबर 2 की मेरे पास अमाउंट आई 4,30,000, नॉट ए 4,20,000। थोड़ा सा मेरे को नीचे ध्यान नहीं दिया, मैंने एकदम से यहाँ देखा ना, ये डॉट लगी, मेरा ध्यान आ गया, यहाँ गया। तो 10,30,000 में से जब मैं 4,30,000 को माइनस करूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा, आइए अब 6 लाख बचेगा, फिर भी कैलकुलेट, हाँ 6 लाख ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 लाख बचा। क्या आपके पास प्रेफरेंस का कुछ अमाउंट है, नहीं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर फुल्ली पेडअप का केस नहीं है, सारे फुल्ली पेडअप नहीं है, मैंने आपको बताया यहाँ पर हमें क्या लेनी पड़ेगी, कैपिटल लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 6 लाख रुपए आया। अब इन सभी इक्विटी शेयर्स की कैपिटल की वैल्यू कितनी है, इन सबको ऐड कर दो, 2, 3, 4 और 1, 5, टोटल 5 लाख है, राइट, टोटल 5 लाख है।
तो 6 लाख डिवाइड में 5 लाख करेंगे तो अब यहाँ पर देखो कितना आएगा, 6 डिवाइड में 5 कर दो सीधा डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास 1.2 राइट। 1.2 क्या है मेरे पास, पर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है राइट। अब ये 1.2 जो आई है ना वो पर रुपी है राइट। इक्विटी शेयर की कैपिटल यूज किया तो पर रुपी निकलेगा। तो पहले शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, पर रुपी कितनी है 1.2। दूसरे शेयर की वैल्यू क्या थी, आपके पास 8 रुपए की आए थे, उसकी वैल्यू कितनी हुई 1.2 हुई। और देन उसके बाद 5 रुपए आए थे आपके पास, उसकी वैल्यू क्या हुई 1.2। ये 1.2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रीजन सुनो मेरी बात, कि जितनी मेरे पास एसेट्स थी उसमें से 5 लाख रुपए क्या किया है हमारे पास, डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये पर रुपए आई है वैल्यू। मुझे क्या निकालना है, यूनिट्स में निकालना है। तो यूनिट्स कितनी है 8, 5, 7, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं जब 10 को इंटू 1.2 दैट दिस इज द 12 रुपीज़ एंड यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 1.2 दिस इज द 96 9.6 और यहाँ पे 12 पंजे 60 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। तो समझने वाली बात क्या थी, जब आपकी फुल्ली पेड अप शेयर है और साथ में पार्शली पेड अप शेयर है और उसमें ये नहीं बोला गया कि आपको इमीडिएट पेमेंट करनी है या नहीं करनी, तो उस केस में हमने क्या किया है, हमने कैपिटल को लिया है, कैपिटल से हमने क्या किया है डिवाइड किया है, फिर पर रुपए वैल्यू आई है, पर रुपए वैल्यू को जो आपकी जो शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू थी उनके साथ हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। 1.2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है। अच्छा, तीसरा केस क्या आ जाता है, जब ये बोला गया है कि हमें इमीडिएट क्या करना है, कॉल करनी है कि हमें मान लीजिए कि आज क्या तारीख है, सितंबर है, ठीक है। सितंबर के बाद मैंने कहा कि मेरे को 1 अक्टूबर को ही मेरे को क्या करनी है, जितने की पेमेंट है ना मुझको चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को इमीडिएट फ्यूचर में कॉल करनी है। सो ऑब्वियस ही बात है, जो एट प्रेजेंट में शेयर की वैल्यू निकाल रही हूँ तो उनमें इनकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें मिलने तो वाला ही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब ऐसा हो कि इमीडिएट जो फ्यूचर में हम कॉल करके पैसा मंगवा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉशनल कॉलम। इसकी अभी तक आई नहीं है, इमेजिनेशन में हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सुनो, उसमें क्या करना है, टोटल एसेट्स निकालनी है मार्केट वैल्यू पे, टोटल लायबिलिटी निकालनी है मार्केट वैल्यू पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या करनी है, लेस करनी है। इतना अभी तक आपने लोगों ने सेम करना है, ठीक है। चेंज जो आ रहा है, चेंज आपका यहाँ आ रहा है। कितना चेंज आएगा कि जितने शेयर हैं, ठीक है, और जितना भी पैसा आपका नहीं आया, मान लीजिए मैंने कहा 10 रुपए में से अब मैंने कहा 8 रुपए आ चुके हैं, 2 रुपए अभी नहीं आए हैं। तो 2 रुपए, मान लीजिए 100 शेयर थे, 100 शेयर के ऊपर 2 रुपए नहीं आए तो 200 रुपए हमें क्या करना है, ये मान लेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या होगा, मिल जाएगा, तो इसको हम ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो अनपेड वैल्यू जो है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर वो पैसा बच जाएगा जो कि कहीं ना कहीं आपका इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। देन उसको फिर दोबारा से नंबर ऑफ शेयर से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। समझ में आया। नंबर ऑफ शेयर से तभी डिवाइड करेंगे जब आपके पूरे शेयर की वैल्यू क्या है यहाँ पर आ रही है, ठीक है। चलो, नॉशनल कॉल कहते हैं जो कि हम इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ हमने क्या है, शेयर को मंगवा लिया है, शेयर को कॉल कर दिया। जब यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इमीडिएट फ्यूचर में ये पता है कि आप रिमेनिंग अमाउंट को कॉल करके मंगवा लेंगे, जो पार्टली पेड अप है उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर देंगे। तो जितना अमाउंट पार्टली पेड अप है, ठीक है, और जितना अनपेड अप है, जो अनपेड अप अमाउंट है उसको हम क्या कर लेंगे, वापस से ऐड कर लेंगे। तीसरा केस ये है, देखो एग्जाम्पल, ये कहते हैं कि कंप्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू दैट मीन्स हमारी जो एक्चुअल वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है इक्विटी का। टोटल एसेट्स दे रखी है 6,25,000, बहुत आसान काम कर दिया इन्होंने हमारे लिए कि 6,25,000 मेरे पास क्या है, टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, 6,25,000 रुपये। उसके बाद मेरे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी दी हुई है जो कि मुझे क्या करनी है, लेस करनी है। आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज है 1,18,000 रुपये मेरे को ये लेस करनी है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 100 के ईच है, 1,00,000 रुपए की है, ये भी मुझे क्या करनी है, लेस करनी है। इज इट क्लियर। देन उसके बाद आपको 20,000 रुपये इक्विटी शेयर है जो कि फुल्ली पेड अप है, इसका कोई रोल नहीं है अभी। 9,000 जो इक्विटी शेयर है, 10 के थे, आए पैसे कितने, ओनली 8 रुपीज़, ठीक है। मीन्स की 2 रुपये पेंडिंग है 72,000 रुपये, सॉरी 2 रुपये पेंडिंग है 9,000 शेयर के ऊपर। तो कितने रुपए पेंडिंग है, 18,000 रुपये पेंडिंग है ना, समझ पा रहे हो। 10 में से 8 पैसे आ चुके हैं, 2 नहीं आए हैं। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 9,000 थे, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसको क्या है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है 6,000 शेयर इक्विटी शेयर, फिर उनको रिक्वायरमेंट हुई, उन्होंने फिर इशू कर दिया। उसमें से 10 रुपये में से क्या हुए,
आपके पास केवल 5 रुपये पेड अप है, अनपेड अप कितने हुए 5 हुए, कितने शेयर है 6000 शेयर है, मल्टीप्लाई कर दो 30,000 रुपये हो गया। क्लियर है? मीन्स कि ये अमाउंट आपका क्या हो जाएगा कि ऐसा पैसा जो कि बस इमेजिनेशन में कि हमें ये पैसा मिल गया। तो चलो फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर था, ये भी माइनस कर दिया। मैं फटाफट कर लेती हूँ। 6,25,000 माइनस के 1,18,000 माइनस करना है, यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख और माइनस कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 4,07,000 रुपये। ये टोटल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, नॉशनल कॉल जो अनपेड अप, देखो यहाँ पे मैं वापस लिख रही हूँ, जितने भी अमाउंट आपकी अनपेड थी उसके आपने नंबर ऑफ शेयर से क्या किया है, नंबर ऑफ शेयर से आपने मल्टीप्लाई किया है। आपके पास 2 शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर कितने थे उसमें 9,000 थे। आपके पास 5 शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 6,000 थे। इनको सबको करने के बाद आपको 18,000 और 30,000 क्या करना है, प्लस करना है। तो इसके अंदर प्लस कर दो 30,000 प्लस के 18,000, तो ये आ जाएगा 4,55,000। ठीक है, 4,55,000 यही है ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कर दिया। अब मैंने क्या कहा था, किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है। राइट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है। अब यहाँ पर एक ये वाली इक्विटी लेने, ये वाली लेने, ये वाली लेने, हमें सभी लेने हैं। तो 20 प्लस के 9 29, 29 और 6 कितना हो गया आपका 35,000 हो गया। मीन्स कि आपके पास अमाउंट कितनी अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल है बच्चे आपके पास 4,55,000 और ये कितने शेयर होल्डर्स में बटेगी, 35,000 शेयर होल्डर्स में बटेगी। तो मैं जैसे ही इसको डिवाइड कर दूँ 35,000 से, एक सेकेंड, 35,000, तो ये आ जाएगा 30 रुपीज़। समझ में आ रहा है, इतना समझ में है। ये तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है इक्विटी शेयर के। राइट, इक्विटी शेयर की आपकी पर वैल्यू आपको समझ में आ गई कि हाँ मेरे पास जो इनकी वैल्यू है वो 13 रुपये है, पर जो पैसे आए नहीं है उनमें से ये पैसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 नहीं आए तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 13 नहीं है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 वैल्यू आ जाएगी। 7 5 13, 7 5 12 हो गए, तो यहाँ पे 8 वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था, जब हमने इमीडिएट पेमेंट नहीं करनी है, इमीडिएट पेमेंट आपको रिसीव नहीं करनी है, तो उस समय हमने जितनी भी आपके पास टोटल कैपिटल थी उसके साथ डायरेक्ट डिवाइड किया। ठीक है, आपकी पर रुपी वैल्यू आई, हमने 10 नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया कि एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए। नीचे हमने इमीडिएट पेमेंट रिसीव करनी है, हमने नॉशनल कॉल निकाली, सारी अमाउंट को एड ऑन कर दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाले, पर वैल्यू मेरे पास यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई, तो जितने पैसे नहीं मिले थे उनको माइनस कर दो, तो ये बता देंगे कि हमारी वैल्यू इतनी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, इज इट क्लियर? ओके। अब ये 4th क्वेश्चन ना आप सभी के लिए होमवर्क है। आपको क्या बताना है कि मैम आपने जो होमवर्क दिया था 4th क्वेश्चन इसका आंसर ही है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा, ये फुल्ली पेड अप वाला है। ठीक है, के लायबिलिटी है, एसेट्स है, इन दोनों को सबको प्लस करना है। फर्क पता है इसमें बस कितना है कि यहाँ पे गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना आपको सिखाया था। वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल बहुत अच्छे से हमने टॉपिक को किया था। ठीक है, ये आपको बताना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रेफरेंस शेयर का सिनारियो, क्या कहते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर नहीं है यहाँ पर, ये अलग क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल है कितनी है, 25,000 रुपये है। इक्विटी शेयर है 10 का 1 है। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 1500 रुपये की हैं। 12% प्रेफरेंस शेयर है, 10 का 1 है, तो यहाँ पे 1.5 लाख की हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये ऊपर दिया हुआ है, लायबिलिटी दी हुई है, करंट लायबिलिटी दी हुई है, एसेट्स दी हुई है। हमें निकालना क्या है, ये देखते हैं कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है आर द एरियर इन द फॉर द लास्ट 2 ईयर। ये बताया था मैंने कि अगर प्रेफरेंस शेयर का एरियर रहता हो, एरियर हो तो वो भी माइनस करना है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया था कि आपका 2 साल से प्रेफरेंस शेयर का एरियर है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ही निकालो बेटे। क्या है कि आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं और 1.5 लाख के ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट देना था। ठीक है, तो 1 साल का कितना निकला, 18,000 निकला। ये तो 1 साल का है, हमें 1 साल का और लेना है, तो 18 36,000 रुपये हो गए। मीन्स कि 36,000 रुपये आपका क्या होने वाला है, ये माइनस होने वाला है ऊपर से जो अमाउंट आएगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये नोट करो, पहला पॉइंट हो गया। बहुत सिंपल से पता है आपको क्वेश्चन। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 45,000। ओके, इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 45,000 है। ओके,
आउट ऑफ द डाउटफुल डेट 80% आर द रिवोकेबल, ये कह रहे रिसीवेबल, ठीक है, रिकवरेबल, सॉरी रिकवरेबल है, आइए मैं, हाँ रिकवरेबल है। तो ये कहते हैं कि 80% जो डाउटफुल डेट है ना वो रिकवरेबल हो गया। डाउटफुल डेट कहाँ है, ढूंढो जल्दी से उसको। कंसीडर द डाउटफुल कितना है आपका 20,000 है। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पर इसका क्या लेना है, यहाँ पर इसका लेना है आपको लेना जस्ट ओनली आपको 80% लेना है। अच्छा 80% किसका लेंगे? अब यहाँ पर देखो आपने कहा कि मेरे पास कितने डाउटफुल डेट थे, 20,000 थे। ये कहते हैं कि इसमें से कितने आपको डाउटफुल हुए हैं, ओनली 80%, दैट मीन्स 20% का पैसा हमें मिल चुका है। तो 20,000 का मैं 80% निकालूँ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा बच्चे? कहते हैं 16,000 ही ऐसे हैं जो पैसे नहीं मिले आउट ऑफ द 20,000, बाकी के 4,000 हमें मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब कितना अमाउंट लेंगे आप, अब कितना अमाउंट लेंगे? मैंने कहा 80,000 में से आपको 16,000 क्या है, 16,000 क्या है आपके, अच्छा ये अलग है, ये अलग है बेटे, मैं इसको इसी में जोड़ रही थी, सॉरी फॉर दैट। डाउटफुल डेट 20,000 के थे तो हमें 60,000 क्या हो गया मिले हैं। 80,000 हम कंप्लीट ही लेने वाले मेरे हिसाब से। यहाँ पे पहले हम 16,000 का हिसाब कर लेते हैं, अगर इसके बारे में कुछ बोला तो फिर देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पे इन्वेंट्री थी, ठीक है। अब मेरे पास अच्छा इन्वेस्टमेंट की थी मैंने यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट जाता है आपके पास देयर आर द कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट इन द फॉलोइंग। कंटीजेंट लायबिलिटी ये कहते हैं कि अनकॉल्ड लायबिलिटी है जो कि 12,000 पे है ऑन पार्टली पेड शेयर। कह रहे हैं कि अनकॉल्ड लायबिलिटी आपको क्या है, ऑब्वियस ही बात है रिसीव हो रही है, एक तरफ ये बढ़ रही है तो कैश में से माइनस हो जाएगी। सो दोनों तरफ ये क्या हो रही है, रेक्टिफाई हो रही है। कि ऑब्वियस है कि मैं एक तरफ तो कैश में से माइनस करूंगी, इन्वेस्टमेंट में ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसकी एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो मत करो, क्योंकि एक दूसरे से ये रेक्टिफाई हो रही है। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑन द अकाउंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी द मेटेरियलाइज्ड इन द 10,000। ये आपका अनएक्सचेंज डिस्काउंटेड बिल है जो कि आपका लायबिलिटी बन रहा है 10,000 रुपये, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो क्या क्या हो चुके हैं आपके पास फिक्स एसेट्स है 2,90,000 लेना है आपको। क्या आपके पास गुडविल होगी, नहीं हुई है तो यहाँ पे 50,000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेंट्री नहीं हुई है 1,80,000 हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ है, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। मैं भी कहूँ यहाँ इन दोनों का ऐड क्यों किया हुआ है। 80,000 तो यहाँ पे आ जाएंगे और 60,000 का मैंने हिसाब आपको बता दिया। कैश एट बैंक क्या है आपके पास, कैश एट बैंक है 40,000, ठीक है। ये आपकी टोटल एसेट्स हो जाएगी, क्योंकि कैश एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस कभी भी इंक्लूड नहीं होते तो यहाँ पे इंक्लूड होंगे भी नहीं। लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, करंट आपके पास ये आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी आपकी 1,00,000 रुपीज़ की, ठीक है। ट्रेड पेबल आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे 90,000 और 10,000। इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2,10,000 रुपये। स्कोर कर लेते हैं हम, स्कोर कर लेते हैं हमारे पास कितना है आपके पास, ये है आपके पास 2,90,000 और उसके बाद आ जाता है आपके पास 50,000, उसके बाद आ जाता है 45,000, उसके बाद आ जाता है आपके पास 1,80,000 प्लस के 16,000 प्लस के अब आगे आ जाता है 16,000 के बाद 80,000, राइट 80,000 है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास 40,000। तो यहाँ पर आने के बाद आपके पास आ जाता है, अब यहाँ पर 7,01,000 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन आप कर लेना, अगर कोई गड़बड़ नज़र आती तो मुझे बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन सभी बच्चों के लिए। अब मेरे पास स्टेप नंबर 1 का अमाउंट कितना आया 7,01,000 और स्टेप नंबर 2 का बैलेंस कितना आया 2,10,000। इनको लेस करेंगे, इसको मैं अलग पेन से दिखा देती हूँ। इनको जैसे ही मैं लेस करूँगी 7,01,000 को मैं 2,10,000 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे माइनस करना है, सॉरी 2,10,000 से मैं इसको लेस करूँ तो मेरे पास 4,91,000 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर दिए हुए तो प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर दो, इसका डिविडेंड दिया हो इसका डिविडेंड हमें क्या करना है माइनस करना है। 1.5 लाख और 36,000 और माइनस हो जाएंगे, राइट 1.5 लाख और 36,000 माइनस हो जाएंगे। तो दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो सीधा 186,000 माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3,05,000 रुपये।
अच्छा जी, हो गया सिंपल सा काम, 3,05,000 हो गया। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 25,000, इसको डिवाइड कर दो, पर वैल्यू शेयर आ जाएगी। उम्मीद करेंगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इससे आपके सभी तरीके के डाउट क्लियर हुए होंगे। अब मैं बढ़ती हूँ आपके प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कि जब हमारे प्रेफरेंस शेयर की डिफरेंट क्राइटेरिया से इनके ट्रीटमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। डिफरेंट क्राइटेरिया से ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या है कि इन केस ये बोला जाए भाई आपके पास प्रेफरेंस शेयर, जो पहला केस आ जाता है कि आपको ये बोला जाए कि प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी। प्रायोरिटी का मतलब मैम, प्रायोरिटी का मतलब है बेटा कि जो भी आपके पास जो अमाउंट निकल कर आ रहा है उसमें से आपको उसको माइनस करना है या उसके डिविडेंड को माइनस करना है या नहीं करना, उसके बारे में बात की जा रही है। अगर मैं कहूँ कि आपको प्रायोरिटी दी जा रही है कि हाँ जी दोनों के दोनों को ट्रीटमेंट देनी है, दोनों को प्रायोरिटी देनी है, तो उस केस में क्या होगा, जो नॉर्मली अभी जो मैंने आपको केस करके दिखाया कि दोनों को माइनस किया, जो भी अमाउंट बचेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सा जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस किया। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने हर ले रखी, जितने क्वेश्चन पॉइंट है उतने एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अगर मैं कहूं कि दोनों को प्रायोरिटी में से एक को देनी है, मान लो कैपिटल कह रहे कि कैपिटल माइनस करनी है, डिविडेंड को माइनस नहीं करना, इट्स ओके, हम डिविडेंड को माइनस नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल पर वैल्यू क्या ऐसे निकलेगी, तो अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर आ जाएगा। इन केस ये कह रहे कि डिविडेंड को प्रायोरिटी देनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल माइनस नहीं हो रही है, तो इस केस में जो अमाउंट बचेगा आखिरी में उसके ऊपर अधिकार प्रेफरेंस का भी होगा और इक्विटी का भी होगा। अरे भाई जो पैसा बचा उन शेयर होल्डर्स का ही तो, और कहाँ जाएगा है। उन्होंने कहा कि भाई प्रेफरेंस को देना ही नहीं है पैसा, तो जो बचेगा प्रेफरेंस के लिए तो वही बटेगा। तो मतलब कि जो पहले इक्विटी के साथ ट्रीटमेंट की जाती थी सेम एज इट इज इसमें होगी। पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होता था, बट यहाँ पे क्या है, इक्विटी प्रेफरेंस वालों को पैसा नहीं देना, बाद में देना बचा हुआ। तो कहते ठीक है दोनों को प्लस कर देंगे, जो भी अमाउंट बचेगा दोनों में बांट देंगे। अच्छा जी, मैंने कहा कि अगर ना तो डिविडेंड देने से मना कर दे, प्रेफरेंस की कैपिटल देने से मना कर दे, मींस कि कुछ भी नहीं देना, कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, तो इस सिनारियो में वही सेम एज इट इज ट्रीटमेंट होगी जो आपने यहाँ पे किया। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। अरे क्वेश्चन बहुत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पास, और जितना करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्विटी है, आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, 6% प्रेफरेंस शेयर, 10 का ईच है, फुल्ली पेड अप है। ओके, ये रिजर्व्स दिए हुए हैं, इट्स ओके। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास, सीधा नीचे पहुंचती हूँ मैं क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हम उसमें मिस्टेक कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे देखो करंट एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है जो कि मार्केट वैल्यू है। अब आप सीधा बढ़ो, करंट एसेट्स कहाँ है भाई, करंट एसेट्स ये रही। करंट एसेट्स कितनी दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है आपके पास 1,48,000। अब 1,48,000 में ना ध्यान से सुनना, इसके करने के ना दो तरीके, मैं सिंपल सा तरीका बता दूँ। ये कहते हैं कि इसमें ना 50,000 रुपये आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है जो कि मार्केट वैल्यू पे हमें इसी पे लेनी है, इट्स ओके। ओ विच 48,000 हो चुकी है, इसकी जो इसकी वैल्यू 50,000 थी वो अब क्या है 48,000 हो गई है। कहने का मतलब 2,000 से क्या हो गया, घट गई। इसमें से डायरेक्ट मैं 2,000 माइनस कर दूँ इसमें से माइनस, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे दिया। दूसरा कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडिंग इन द करंट एसेट, कहते हैं एक और चीज़ है जो कि करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है, कौन है, ट्रेड रिसीवेबल है। डाउटफुल में आ चुकी है, एक्सटेंड टू बी द 5,000 रुपये की, फॉर विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर सो फार। उसके रिगार्डिंग प्रोविजन नहीं बनाया, तो ऑब्वियसली बात की गई थी कि जितने भी प्रोविजन है वो हमने बनाने हैं। तो यहाँ पे 5,000 रुपये क्या है डाउटफुल में, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से माइनस कर दूँ। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि इन्वेंट्री एट द एंड डिड नॉट इंक्लूडिंग आर रिटर्न ऑफ 5,700 रुपये थ्रू द ट्रांजेक्शंस वर प्रॉपरली, क्या कहते हैं, वर प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड पोस्ट। ये आपको ब्लर नजर आएगा, आई होप नहीं, पोस्टेड है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको इन्वेंट्री का अमाउंट दिया हुआ है जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो रिटर्न क्या होंगे यहाँ पर आपके अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? क्योंकि इन्वेंट्री को इंक्रीज कर रहे हैं, जो चीज़ें डिक्रीज कर रही थी मैंने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो कहने का मतलब 1,48,000 में से मेरे को 7,000 पहले माइनस करने और 5,700 मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ये मेरे पास इस करंट एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है, अब नीचे बढ़ो कि डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट इज ओइंग फॉर द 1 ईयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड्स आर इन एरियर फॉर द 2 ईयर। ये कह रहे कि जो डेप्रिसिएशन का जो इंटरेस्ट था ना वो 1 साल से अरियर में है और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड वो 2 साल से अरियर में है। सुनो, आ जाओ ऊपर पहुंचो, ऊपर पहुंचो, जल्दी से पहुंचो। सबसे पहले हम प्रेफरेंस डिवेंचर्स का निकाल लेते हैं। 60,000 रुपीज़ है, 60,000 रुपीज़ के ऊपर 12% साल में दे रहे थे। उसने कहा कि 1 साल का अरियर में तो 1 साल का निकाल लेंगे। सो 12 पंचे 60, वार्षिक 7200 रुपये अरियर में है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। ओके सर, सॉरी लेस होगा, ये भी ऐड नहीं होगा, लेस होगा कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आता है। दूसरा, आपके पास प्रेफरेंस शेयर था जिसका 2 साल के लिए अरियर था। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 2 लाख के बचे। इनके ऊपर नोट डालो चाहिए, 1 हो गया, 2 हो गया। मैं इसको यही इसलिए समझा रही हूँ कि मेरे को बार बार ऊपर नीचे ना स्क्रॉल करना पड़े और टाइम भी थोड़ा सा बच जाए हमारा, है ना। तो 2 लाख रुपए 6% पे चल रहा है और ये 2 साल का अरियर है, तो 2 साल से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि 6 दूनी 12, 12,000 1 साल का, दूसरे साल का भी 12,000, तो टोटल हो गया 24,000। बच्चों वाली की तरह कर लो, या फिर सीधा डायरेक्ट 2,000 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करते तब भी 24,000 आ जाता। तो ये तो हो गया भाई डिविडेंड जो कि अरियर में था। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, जो जो अमाउंट हमारे पास है। सबसे पहले टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं। टोटल एसेट्स को यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, टोटल एसेट्स को मैं यहाँ पे यहीं से ले लेते हैं 4,90,000। और अब देखो 4,90,000 यहाँ पे ये लेना था, ठीक है। अब या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1,48,000 लेने के बाद इसको प्लस कर दो और उसमें से बाद में माइनस कर दो 7,000 रुपये, ये माइनस कर देना, ये 5,700 प्लस कर देना, या फिर यहीं से एग्जैक्ट माइनस कर दो कि 7,000 माइनस करने 1,41,000 आ गए, प्लस कर दो कितना हो जाएगा 1,46,700, ठीक है। तो मैं किसी भी मेथड, मतलब मेथड बहुत है, किसी भी तरीके से कर लो। मैंने क्या किया है, इसको उठाया है, इसको उठाया है, एज इट इज रख दिया। जो बैलेंस मैंने निकाला था, ये दोनों चीज़ें मुझे माइनस करनी थी, मैंने यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,90,000 प्लस के 1,48,000, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास 6,38,000, 6,38,000। 6,38,000 में से मैं 7,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6,31,000। 6,31,000 में ये 5,000 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 6,36,700। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? 6,36,700 तक कितना कैसे कुछ आया, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? एसेट्स है। ये मेरे पास क्या है? टोटल एसेट्स है। अरे बेटा इससे भी तो यही आता है ना, ध्यान से सुनो। 4,90,000 है, ठीक है। ये तो एक फर्स्ट मेथड हो गया, यहाँ लिख भी देती हूँ फर्स्ट मेथड इस तरीके से। 4,90,000 में 1,41,000 को प्लस करो, लो ये 4,90,000 में 1,41,000 को प्लस किया तो 6,30,000 रुपये मेरे पास आया, ठीक है। 6,30,000 41 है क्या? ओहो मेरा कैलकुलेटर में गलत गड़बड़ कर दी मैंने। 1,41,000 पहले 40 लिख दिया मैंने, तो 6,31,000 आया। 6,31,000 में मैं इसको प्लस करूंगी तो तब भी तो यही आएगा ना 6,36,700, ठीक है। ये मेरे पास टोटल एसेट्स आ गई। अब बढ़ते हैं लायबिलिटी की साइड। लायबिलिटी में डिबेंचर्स आएगा, करंट लायबिलिटी आएगी, मीन्स की ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। 6,00,000 और 80,000, देखो 60,000 80,000। जो डिबेंचर्स का अरियर था 7,200, दोनों ऐड कर, सभी ऐड कर लेंगे तो 60 प्लस के 80, तो ये आ जाएगा 1,40,000 और 1,40,000 में प्लस करेंगे 7,200 तो कितना आया 1,47,200। अब मेरे को क्या करना है, स्टेप नंबर 2 को स्टेप नंबर 1 से मुझे डिवाइड करना है। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करनी है। तो मेरे पास 1,47,200 आया। इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं माइनस कर दूं 6,36,700 में से, तो मेरे पास कितना आ गया 4,89,500 रुपये। क्या इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? चलो अब इतना क्लियर होते हुए भी हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 1 पर। वो कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायोरिटी बोथ टू द पेमेंट ऑफ द कैपिटल एंड द अरियर ऑफ द डिविडेंड इन द टाइम ऑफ द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन टेकिंग प्लेस। ये कहते हैं कि जो आपका 4,89,500 मेरे पास क्या आई है, नेट एसेट्स आई है, उसमें से मेरे को प्रेफरेंस का अमाउंट भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस का डिविडेंड भी, दोनों को हमने प्रायोरिटी दी है उन दोनों को लेस करने की। अब देखो कितना है, प्रेफरेंस शेयर भाई 2 लाख है, डिविडेंड कितना, इसका कितना था 24,000 था।
तो 2,24,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, 2,24,000 इसमें से जब मैं माइनस करूं तो मेरे पास 2,65,500 रुपये आ जाएंगे। कितना आएगा? 2,65,500। कितना माइनस किया मैंने? 2 लाख तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर के और इसके 24,000 मैंने डिविडेंड के माइनस किया। अब मेरे पास ये अमाउंट, वो अमाउंट बची है जो कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होने वाले, डिस्ट्रीब्यूट होने वाले। सो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस को पैसा मिल गया तो प्रेफरेंस नीचे आएगा नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस नीचे कब आएगा? कब आएगा? जब उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तब तो यहाँ पे दे दिए भाई, सिंपल सा है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं? कितने हैं बच्चों? जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे पास 3 लाख हैं, कैपिटल 10 का 1 है, तो ऑब्वियस है 30,000 रुपये के 30,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। 30,000 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, डिवाइड में 30,000, तो मेरे पास 8.85 इस शेयर की वैल्यू आ गई है इक्विटी वालों के, ठीक है। हर एक इक्विटी के एक शेयर की वैल्यू 8.85। दूसरा केस ये कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर हैव द नो प्रायोरिटी एज द कैपिटल एंड द अरियर ऑफ द डिविडेंड। इसकी किसी को भी मतलब प्रायोरिटी नहीं दी। इसकी 4,89,000 में से ना तो ये अमाउंट माइनस होगा ना ये अमाउंट माइनस होगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 4,89,500 ही बचा। अब यहाँ पर देखो किससे डिवाइड होगा? इक्विटी वाले भी आएंगे और प्रेफरेंस वाले भी भागे आएंगे, भाई हमें पहले नहीं पेमेंट की, अब तो दे दो। तो यहाँ पे कितने होंगे? प्रेफरेंस शेयर को ऐड कर दो, 2 लाख प्लस के साथ करेंगे 30,000 से। तो अब मैं 4,89,500 को डिवाइड करती हूँ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं? 30,000 थे। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं आपके पास? 10 का 1 है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 20,000 के प्रेफरेंस शेयर। तो 50 टोटल दोनों का टोटल कितना हो गया? 50,000 हो गया। अब जैसे ही मैं इसको 50,000 से, एक सेकेंड, जैसे ही मैं यहाँ पे 50,000 से इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 4,89,000 लिखा हुआ था और डिवाइड में करेंगे 50,000, तो ये आ जाएगा 9.79 मेरे पास पर वैल्यू शेयर आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस क्या है कि जब ये बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर हैव द प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ द कैपिटल ओनली, कैपिटल की पेमेंट करनी है, तो क्या होगा? 4,89,500 में से हम 2 लाख को ही माइनस करेंगे, तो 2,89,500 आ जाएगा, ठीक है। 2,89,500 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? क्या 24,000 माइनस होंगे? नहीं होंगे। नंबर ऑफ प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कितने हैं? 30,000 है, क्योंकि प्रेफरेंस को तो पैसा मिल चुका है। अब आपको मैंने बताया था कि जब अगर जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अब अगर प्रेफरेंस को अगर पहले पैसा मिल चुका हो तो नीचे नंबर में ऐड नहीं होगा, अगर नहीं मिला तो उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, प्रेफरेंस से पैसा मतलब जितना अमाउंट था उसमें से प्रेफरेंस की पेमेंट हो चुकी है। सो नेट एसेट्स जो ऐसा अमाउंट बच चुका है जो केवल इक्विटी के लिए है, तो हम केवल इक्विटी से ही डिवाइड करेंगे। तो 2,89,500 को अब मैं दोबारा से डिवाइड करती हूँ 30,000 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9.65। ये आप देखना बढ़ घट कैसे रहे हैं, अभी बताऊंगी। प्रेफरेंस शेयर हैव द प्रायोरिटी टू द पेमेंट ऑफ द अरियर ऑफ द डिविडेंड ओनली, मींस के डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए बोला है। 4,89,500 में से ओनली एंड ओनली 24,000 को लेस करना है। कहते चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5,500 यहाँ से आ जाएगा 6, 4,65,000। अब ये बताओ किस किस में बटेगा? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल की पेमेंट हुई है? नहीं हुई है। तो कहते हैं भाई हमें भी दे दो यार, हम भी वेट में हैं। तो यहाँ पे 50,000 ऐड हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4,65,500 डिवाइड करेंगे 50,000 से, तो ये आ जाएगा 9.31%। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कैपिटल कम है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम है, तो वैल्यू क्या आई है? वो भी कम आई है। यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर ओनली 20,000 इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पे शेयर की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है? कैपिटल कम हुई है, ठीक है, डिविडेंड का अमाउंट के थोड़े से होने के कारण यहाँ पे इसकी वैल्यू इस पॉइंट से बढ़कर यहाँ होगी। देख पा रहे हो? मींस कि जितना ज़्यादा अमाउंट बचेगा उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? नंबर ऑफ पर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर बचेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पिज़्ज़ा है, एक तो क्या कर रहे हैं, पिज़्ज़ा जितना ज़्यादा आपके पास कितना बटेगा? कैसे जब ज़्यादा बटेगा? जब आपके पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है ना। एक तो मैं इन्हीं चीज़ों को मैं एक तो पिज़्ज़ा क्या है 2 पार्ट में बट रहा है, एक पिज़्ज़ा क्या है 4 पार्ट्स में बट रहा है, ठीक है। सो जब 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? आपका ज़्यादा मिलने वाला है, 50-50% मिलने वाला है। क्लियर है? ये हो जाता है बेटे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत इन डेप्थ में मैंने आपको समझा दिया,
उम्मीद करूँगी आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चे कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन स्पेशली आप लोगों के लिए, सो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द मेथड, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ